नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 5 दिवसीय बजट सत्र का दूसरा दिन है, जिस दौरान सीएम धामी ने दिवंगत पूर्व विधायकों और जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत उपक्रांत के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उनका व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता रहेगा कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। वहीं घनसाली के पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी और पुरोला विधानसभा से पूर्व विधायक राजेश जुवांचा को भी मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साधारण नेतृत्व क्षमता, उनके विचार हमेशा प्रासंगिक रहे। उत्तराखंड की राजनीति में उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में जाना जाता था, जो उनके संघर्षशील, निर्भीक और दृढ़ नेतृत्व की सच्ची पहचान थी। ऐसे हमारे पूर्व विधानसभा के सदस्य और पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को मैं संपूर्ण सदन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि एवं भावांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी का व्यक्तित्व हम सब के लिए सदैव ये प्रेरणा देता रहेगा, हमें सिखाता रहेगा कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है बल्कि सेवा और समर्पण का एक मार्ग है, सेवा का माध्यम है। टिहरी जनपद के बड़ियारगढ़ क्षेत्र के सुपार गांव में वर्ष 1946 में जन्मे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी ने पहाड़ की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही जन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के कठिन दौर में भी जब पहाड़ की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था, तब स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और उसका नेतृत्व देने का काम किया। वर्ष 1995 का श्रीयंत्र टापू आंदोलन, उसके बाद खैट पर्वत पर किया गया उनका अनशन आज उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में आज भी अद्वितीय उदाहरण के रूप में याद किया जाता है, हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा। ट्रेड यूनियन से अपनी पहचान बनाने वाले स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा बनकर उभरे थे। BHEL की नौकरी छोड़कर उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभाली और ऐसे प्रभावशाली आवाज़ बने कि दिल्ली तक पहाड़ की आवाज़ की पीड़ा उठी। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राजनीतिक पथ पर चलते हुए समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि वंचित वर्गों की आवाज़ को भी सदन और समाज के बीच में हमेशा बुलंद किया। उनका दिया हुआ नारा घेरा डालो डेरा डालो केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक जन आंदोलन की एक प्रभावी रणनीति बन गया था। इसने युवाओं और आम लोगों को संगठित कर जन दबाव की ऐसी शक्ति खड़ी की जिसने पूरे पहाड़ की आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सच में आज चूँकि 3 एक साथ हमें श्रद्धांजलि 3 श्रद्धांजलियाँ यहाँ पर हम लोगों ने करनी है और किसी को भी श्रद्धांजलि देना एक अत्यंत कठिन क्षण होता है, क्योंकि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि हम जिस व्यक्ति को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अब हम जीवन में कभी उनसे नहीं मिल पाएंगे, कभी हमारी उनसे भेंट नहीं होगी। और जब हम किसी अपने साथी को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके साथ हमने काम किया होता है या संबंध रहा होता है, तो उससे अधिक दुख का विषय कोई दूसरा और नहीं हो सकता। जनपद टेहरी गढ़वाल के ग्राम थाती में 8 दिसंबर 1947 को जन्मे स्वर्गीय श्री बलवीर सिंह नेगी जी ने एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर अपने जीवन में अनेक असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभिक काल से ही जनसेवा के मार्ग को अपनाया और समाज के अंतिम व्यक्ति तक रोशनी पहुंचाने का संकल्प लिया। 1970 के दशक
से ही वे टिहरी जनपद के राजनीति में सक्रिय रहे और जीवन के अंतिम क्षण तक जनसेवा और क्षेत्रीय विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। स्वर्गीय नेगी जी ने वर्ष 1988 तक भिलंगना में 2 बार ब्लॉक प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए स्थानीय विकास की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वे जिला पंचायत सदस्य भी रहे। ग्राम स्तर पर जन समस्याओं के समाधान तथा विकास कार्यों को अत्यंत समर्पण और ईमानदारी के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से BA एवं LLB की उपाधि के रूप में प्राप्त की। छात्र जीवन से ही वे युवाओं की समस्याओं को उठाने, लोकतांत्रिक चेतना को जागृत करने के लिए सक्रिय रहे, जिसने उनके नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता की मजबूत आधारशिला तैयार की। उन्होंने 3 अलग अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीतकर जनता का विश्वास अर्जित किया, जो उनके व्यक्तित्व, लोकप्रियता और संघर्षशीलता, इन तीनों का ही स्पष्ट प्रमाण है। वे पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचित हुए। उसके बाद 2002 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर घनसाली विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2007 में कांग्रेस के टिकट पर पुनः विधायक निर्वाचित हुए। गैरसैंण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में जनशील मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां मौके पर महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, पूर्व अध्यक्ष कर्ण मारा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं पर अत्याचार, अंकिता भंडारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर नेताओं ने विरोध जताया। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। तो जनशील मुद्दों को लेकर कल हमने देखा था किस तरीके से यूकेजी का प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन आज की अगर तस्वीर देखी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरे हैं और अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, चाहे फिर महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष आक्रोश जता रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको गैरसैंण की दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल ताज़ा तस्वीरों के मुताबिक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं विधानसभा के पास और सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें, चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा रहा हो, मसला चाहे कानून व्यवस्था का हो, महंगाई जैसे, या फिर प्रदेश में जो तमाम मसले चल रहे हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से कल यूकेजी का प्रदर्शन देखा गया था और आज कांग्रेस का, क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस की? देखिए सचिन, जिस तरह से ज्वलनशील मुद्दों को लेकर कांग्रेस का गैरसैंण धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसमें अगर बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कई बड़े दिग्गज नेता जो है, चाहे पूर्व विधायक रहे हों, चाहे पदाधिकारी हों प्रदेश के, वो मौजूद हैं। और महिला पर अत्याचार, अंकिता भंडारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कोशिश उनकी यही थी वो कैसे भी जो है विधानसभा कूच करें, वहां पर पहुंचना चाहते थे विधानसभा भवन, वहां पर जाकर के उसका घेराव करना चाहते थे भवन का, लेकिन उनको पुलिस ने जो है, वहां पर जो मुस्तैद पुलिस है, उन्होंने रोका है। जी, लेकिन योगेश, का ये मान लिया जाए कि अंकिता भंडारी का मुद्दा रहा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो और इनको लेकर के पार्टी के बड़े नेता वो विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम था और पहले ही जो है कांग्रेस में इसकी सूचना जो है वो कहीं ना कहीं दे दी थी कि इस तरह से मामले जो है प्रदेश में चल रहे हैं, उनको लेकर के 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। और इसी कार्यक्रम के तहत जो है करीब 11 बजे उनका धरना प्रदर्शन शुरू होगा हो गया था। जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे। तो निश्चित तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है, चाहे सदन की बात की जाए तो चाहे सड़क की बात की जाए। यानी कि सड़क से लेकर सदन तक तमाम जगह पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल योगेश, लेकिन सवाल ये कि भाई यूकेजी का तो कोई प्रतिनिधि जो है सदन में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के तो तमाम नेता सदन में हैं, तो क्या सदन में आवाज उठाने में सक्षम नहीं है कांग्रेस, जो सड़कों पर उतर रही है अभी? देखिए, कांग्रेस ने अपनी पूरी तरह से रणनीति तैयार की है सरकार को घेरने की, चाहे सदन की बात हो चाहे सड़क की बात हो। उन्होंने तमाम तैयारी की है कि जो प्रदेश के नेता हैं जो सदन में नहीं जा सकते, जो सदन के सदस्य नहीं है, वो बाहर सड़क पर घेरने का काम करेंगे और जो विधायक है वो उनको जो है सदन में घेरने का काम करेंगे। पूरी रणनीति जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में आई थी और चुनावी वर्ष ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सवाल
सदन में उठाए गए प्रश्नकाल के दौरान। और उसके बाद जो अब जिस तरह से सड़कों पर जो है तमाम सवाल जो है कांग्रेस के जो नेता है वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर जो प्रदर्शन है वो बड़ा है। अभी देखना होगा कि कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या कुछ मांग है उनकी, जो मांग है उनको लेकर के जो उन्होंने धरना प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर अधिकारी मौजूद है, क्या उनको वो ज्ञापन सौंपेंगे, तो देखना होगा। क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं उन्होंने गिनवाए हैं कि चाहे महिला का मामला हो, कानून व्यवस्था हो, चाहे फिर महिला अत्याचार का मामला हो, उसको लेकर वो पूरी तरह से वहाँ पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। तो योगेश, फिलहाल क्या ये कार्यकर्ता जो हैं वहाँ से हट गए हैं, पुलिस ने इनको हटा दिया है, या फिर लगातार अभी भी गतिरोध जारी है? लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो मौके पर डटे हुए हैं। पुलिस उनसे मांग पत्र की मांग कर रही है कि जो आप मांग पत्र देना चाहते हैं वो मजिस्ट्रेट या पदाधिकारी हैं उनको दे दीजिए। लेकिन अभी भी उनका आक्रामक जो है रवैया देखने को मिल रहा है। वो चाहते हैं कि विधानसभा आगे कूच करें, आगे जाने दिया जाए, लेकिन फिलहाल पुलिस उन्हें वहीं पर दलबल के साथ जो है वहीं रोके हुए है। लेकिन अब देखना होगा कि वह आगे आने का किस तरह का प्रयास करते हैं या फिर वहीं से अपना जो मांग पत्र है वो मौके पर मौजूद अधिकारी को देते हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पहाड़ों में जंगली जानवरों से कृषि को होने वाले नुकसान के सवाल पर सत्ता पक्ष के 4 विधायक मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, महेश जीना और विनोद कंडारी ने सवाल पूछे। जंगली जानवरों से बर्बाद होने वाली फसलों त्रस्त जनता को लेकर सदन में बहस हुई। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने यमुनोत्री खरसाली रोपवे को लेकर सवाल पूछा, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया। व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि मंत्री सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2022 से 2026 तक मानव वन्य जीव संघर्ष में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों को आप मुआवजा दे चुके हैं, कितना पेंडिंग है? तो रखा हुआ जवाब है, आपका जवाब दिया हुआ है इसमें, प्रश्न में जवाब दिया, उत्तर दिया हुआ है। उत्तरालेख स्पष्ट किया गया कि 2000 से 2026 तक 1296 मानव और 6624 लोग हैरेसमेंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल वहां है जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता हो। हम ये कह रहे हैं कि आपको वन भूमि के बीच से पाइपलाइन निकलनी है, वो आप एक 6 इंच की ट्रेंच में डाल देते हैं, उसके ऊपर ना कोई डेंसिटी, वेजिटेशन की डेंसिटी, ना कोई फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता है। इसके ऊपर कभी भी एफसी एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन ऑफ लेट हमने ये देखा जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है वहां पर भी ये जो विकास की एक्टिविटीज है उसको अब नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूं कि बाकायदा फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर नहीं चेंज हो रहा है और एफसीए वहीं अट्रैक्ट होता है जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता है। तो जहां ये पाइपलाइन इत्यादि डालने का है, इसके मामले में क्या कार्रवाई सरकार करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, जो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल से संबंधित योजनाओं का भी वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिबंधित क्षेत्र जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, इस पर किसी तरह के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। तो आप काम नहीं, लैंड उसमें ट्रांसफर तो होती नहीं माननीय अध्यक्ष जी। उसके ऊपर तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि जो वेजिटेशन का डेंसिटी है वो तक प्रभावित तो नहीं होती। वो तो सवाल ये है कि अगर हम फॉरेस्ट का लैंड का कैरेक्टर ही नहीं चेंज कर रहे हैं तो फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सवाल ये है कि कैरेक्टर नहीं चाहिए वहां पे, ना हम आबादी ला रहे हैं, पहले होता आया है, फिर भर दे रहे हैं। अगर पहले होता आया है, केवल रेंज ऑफिसर जाकर के देख रहा था, भैया हाँ कोई पेड़ पूड़ तो नहीं कट रहा। ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, ये ROW में ऑप्टिकल फाइबर, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन आदि प्रयोजन हेतु जो नोडल अधिकारी होता है उसको अधिकृत किया गया है, लेकिन उसके द्वारा अनुमति देने का प्रावधान नहीं। अधिकृत तो दैट्स अ वेरी जनरलाइज्ड वर्ड। अरे उनको केंद्र भिजवा दीजिए, मुन्ना जी को करवा देंगे। नहीं, एक मिनट। अधिकृत किया गया मतलब इसमें लैंड ट्रांसफर की कहां आवश्यकता पड़ रही? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। लैंड देखिए माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय मंत्री जी, जब हम लैंड ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसके साथ सवाल होता है कॉम्पेंसेटरी लैंड का, दुगनी लैंड। मैं इसमें कह रहा हूं जब लैंड ट्रांसफर होनी ही नहीं है तो दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द एफसीए डज नॉट अप्लाई। तो उसमें कोई ना आपको सीए लैंड देनी है
केवल आपका फील्ड ऑफिसर जाकर के देखे कि कहीं कोई पेड़ वगैरह कट तो नहीं है, ट्रेंच पड़ी उसके ऊपर आपने कर दिया, उसके ऊपर वनस्पति वगैरह अपनी जगह उग गई, बात खत्म। उसमें घोड़ा गाड़ी तो चलना नहीं है, फिनिश। ये तो इसमें नोडल अफसर क्या करेगा? बैठे माननीय मंत्री जी। ये तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि डीएफओ इसको प्रॉपरली एग्जामिन करें और डीएफओ उसको अपने स्तर पर परमिशन दे। जी बोले मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि लैंड ट्रांसफर की इसमें प्रावधान नहीं होता, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा इसमें एनओसी अनापत्ति देने का प्राविधान है, उसके बाद काम किया जा सकता है। का तो नोडल ऑफिसर का तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अध्यक्ष जी, अंडर एफसीए। नोडल ऑफिसर इज नो ऑफिसर, ही इज ए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर एफसीए। जब एफसीए इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है कि नोडल ऑफिसर भी नॉन एग्जिस्टेंट है, इसमें एग्जिस्ट केवल डीएफओ करता है। माननीय मंत्री नोडल ऑफिसर हैज नो रोल टू प्ले। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे भी निवेदन, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत ही वैलिड पॉइंट हमारे सदस्य ने पूछा है और बहुत लॉजिकल चीज पूछी है, तो इसको हमें, मुझे लगता है, अपने अफसरों के साथ बैठ के आपको इस चीज को रिव्यू तो करना चाहिए। उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां बजट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो वहीं बीजेपी ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हॉर्नेबल टीवी से खास बातचीत में कहा कि यह बजट महिलाओं के लिए खास बजट है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बजट पेश किया गया, किस रूप में आप देख भी रहे हैं इस बजट को और कैसा बजट आप मानते हैं? देखिए, अब की बार का बजट बहुत बृहद बजट है और इस बृहद बजट के साथ में महिलाओं को, युवाओं को, खेल को, खिलाड़ियों को, किसानों को और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एकल महिलाओं को और खेल विश्वविद्यालय को, हमारे तीर्थाटनों को, मैं समझती हूँ सबका एक समावेशी बजटीय प्रावधान जो है इसमें व्यवस्था दी गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है कि उन्होंने सब योजनाओं के लिए जो जनभावनाओं के अनुरूप रहा है और बजट बनाने से पहले जिनकी भावनाएं ली गई हैं उनकी भावनाओं को बजट में प्रावधानित करते हुए व्यवस्था दी गई है। मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट है और संचालित योजनाओं को भी बल देता है, इसके साथ ही हमारी नई योजनाओं को भी आकार देने में सक्षम है। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ विषय आए? किस तरह? देखिए, महिलाओं को लेकर मैंने अभी आपको बताया कि चाहे वो उनके स्वरोजगार को लेकर हो, स्वावलंबन को लेकर हो, या उनके खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर हो, या उनके लखपति दीदी के रूप में हो, या जेंडर बजटिंग के रूप में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को विशेष सम्मान दिया है, उनके लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया। कांग्रेस की ओर से सदन में सड़क तक किए जा रहे विरोध पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए विरोध कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है वो समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, किसानों और ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, कई मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। आपका क्या? विपक्ष अपने को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार की एक्शन या हरकतें कर रहा है। भाजपा सरकार में जो काम हुए हैं, चाहे आप बजट को देख लो, समाज के हर वर्ग की चिंता इस बजट में की गई है। यह सर्वव्यापी बजट है और कांग्रेस इससे निराश है, हताश है, परेशान है, क्योंकि कल को कांग्रेस ने चुनाव में जाना है और ये निराशा का प्रतीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा से दृष्टिकोण रहा है कि सदन सुचारू रूप से चले और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। उन्होंने कहा कि पिछली विधानसभा में सिर्फ 32 कार्य दिवस ही हो पाए थे, इसलिए जो भी दिन मिलते हैं उनका उपयोग जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाने में किया जाना चाहिए। कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि सदन बाधित न हो, सदन सुचारू रूप से चले और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले पंचम विधानसभा में मात्र 32 दिन कार्य दिवस हो पाया है। हम इस जो भी कार्य दिवस हैं
हम उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। ज्वलंत प्रश्नों को, जनता के प्रश्नों को हम विभिन्न नियम 58 में, नियम 310 में हम लाना चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि सदन बाधित न हो। हमारा प्रयास रहेगा और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी होना है। जो मैंने कहा कि जो एक दस्तावेज है, जो एक दृष्टि होती है, सरकार का एक संकल्प दिखाई देता है और सरकार का एक विजन, सरकार की एक भविष्य की रूपरेखा दिखाई देती है। इसमें नितांत अभाव है। हम उन मुद्दों को भी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन मुद्दों को भी चर्चा के दौरान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन 1,11,703 करोड़ का बजट सदन में पेश किया है, जिसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में किसान, मजदूर, गरीब, युवा और विशेषकर महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस है। तो उनको अफरा-तफरी कराना चाहते हैं, माहौल बनाने। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है, आकार में भी और बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे बहुत ही संतुलित बजट है। इस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और विशेषकर महिलाओं पर इस बजट का ज़्यादा फोकस है। उनके उत्थान के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये सतत समावेशी बजट है और निरंतर इसमें कई नई चीज़ें भी जुड़ी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम इस बजट में दर्शाए गए हैं और महिलाओं के लिए बहुत बड़े काम होने की संभावनाएं हैं और बजट में राज्य के सर्वांगीण विकास की तरफ फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में और बजट 2026 और 27 मील का पत्थर साबित होगा। नैनीताल में व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के रवैये से आहत होकर मलीताल कोतवाली का घेराव किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष किसान नेगी ने कहा कि व्यापारियों को पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस रोज़ 11 बजे दुकानों को बंद कर दी है और जिससे उनके व्यवसाय में घाटा होता है। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन उसके उपरांत भी अभद्रता बंद नहीं हुई है। हमारे दुकानों से अभद्रता की जा रही है, जबकि शासन स्तर पर 24 घंटे के खुलने के आदेश हमको प्राप्त हुए हैं। आज हम उसकी कॉपी यहाँ पे लाए हुए हैं और उस पर 24 घंटे शासन स्तर पर प्रदेश सचिव के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से 24 घंटे व्यापार को खोलने के आदेश हुए हैं। उसके उपरांत पुलिस उत्पीड़न हमारे व्यापारियों के खिलाफ जारी है और व्यापारियों से अभद्रता की जा रही है, होटल वालों से अभद्रता की जा रही है और यहाँ तक कि टैक्सी वालों से, गाइड वालों से सबसे अभद्रता की जा रही है। माँ बहन की गालियां पुलिस द्वारा दी जा रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।